मैं मानसिक रूप से बिल्कुल अब तैयार नहीं था कि मुझे लग रहा था कि 8-9 पेपर हैं और मैं बच जाऊंगा, तो इसलिए मैं मानसिक रूप से बहुत तैयार नहीं था। लेकिन 2-4 बातें मैं सिर्फ पॉइंट के रूप में रखता हूं और डिटेल इसके बारे में प्रॉमिस करता हूं कि मैं वेबिनार में 1 घंटे के ऊपर इसके ऊपर चर्चा करूंगा। 2-3 बात है। एक तो इतिहास को फिर से लिखने का जो जुनून है वो कोई नया नहीं है और आज़ादी के बाद उससे पहले भी अंग्रेज़ों ने अपने ढंग से इतिहास लिखने की कोशिश की। जब हमें आज़ादी मिली तो उसके बाद इतिहास को फिर से एक बार लिखने की कोशिश की गई और आजकल भी एक चर्चा चल रही है कि इतिहास को फिर से लिखना चाहिए क्योंकि इस इतिहास में हमें भरोसा नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब भी कोई सत्ता में आता है तो सत्ता इतिहास लेखन के साथ बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और वोट देने और लेने का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि आप सरकार बनाएंगे। उसका एक सबसे बड़ा एक सबब होता है कि आप डिस्कोर्स चेंज करना चाहते हैं। डिस्कोर्स चेंज करने की कोशिश हो रही है, पर मुझे लगता है कि इस डिस्कोर्स को चेंज करने में एक चीज छूटती है। किसका इतिहास? समाज के किस हिस्से का इतिहास? अंग्रेज आए तो वो भी राजाओं का इतिहास लिखते थे। जो मार्क्सवादी जो स्कूल है उसके तमाम कोशिशों के बाद भी उनका जो है वो राजकीय प्रशासन का इतिहास है। टैक्सेशन और टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक ऑब्सेशन है इलीट हिस्ट्री के साथ। हालांकि सबाल्टर्न स्कूल ने इसको काफ़ी हद तक बदलने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी कई समस्याएं हैं जिसके बारे में विस्तार से कभी चर्चा की जाएगी। अब जो बात चल रही है फिर वही बात चल रही है कि हम इस राजा की नहीं उस राजा की बात करेंगे। हमें ये राजा पसंद नहीं है, दूसरे राजा, उसके जो राजा पहले पसंद किए जाते थे उनका हम उनकी कलई खोलेंगे और अब नए राजा का गुणगान करेंगे। इसके सबके बीच में जो आम आदमी है, जो किसान है, कारीगर है, महिलाएं हैं, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकली साइलेंट कम्युनिटीज, उनका इतिहास कहां है? कल के दिन में आपके कामगार अपना इतिहास मांगेंगे, आपकी लड़कियां अपना इतिहास मांगेंगी। अब जो ये एक डेमोक्रेटाइजेशन का एक नया युग आया है, इसमें इतिहास लेखन के एक नए रूप की चर्चा होगी और मेरा भी तमाम लोगों की तरह मन छटपटाता रहता है कि कैसे मैं इतिहास के अंदर जो पात्र हैं उनका विस्तार कर सकूं। क्यों? ये सिंपल चीज है। जब मैं अपना पीएचडी पर काम कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि हम लोग जो पूरा टेम्पल स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर पर जो पढ़ते हैं, ये टेम्पल, बड़े बड़े जो राजकीय मंदिर होते थे, वो कितने लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। गांव के अंदर में जो ब्रह्म स्थान होता है, जो पिंडी होता है, जो छोटे छोटे थान होते हैं, वो हमारे दैनिक धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। या उनके साथ जो हमारा भावनात्मक जुड़ाव है, कटैया माई और फलना माई, सती माई, फलना बाबा, जोगी बाबा, ये हमारे जिंदगी के जितने नजदीक होते हैं, क्या उतने ही बृहदेश्वर मंदिर भी नजदीक थे? नहीं। बृहदेश्वर मंदिर राजकीय महल का हिस्सा था और बहुत स्तुति थी उसकी, मैं उसकी कोई आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन एक कॉमन आदमी के जिंदगी में, एक आम आदमी की जिंदगी में आदमी के जिंदगी में धर्म का जो स्थान था, उसमें जो श्राइन्स है, लोकल श्राइन्स है, कम्युनिटी श्राइन्स है, उनका वैल्यू बहुत ज्यादा है। और ऐसा लगता है कि इसकी स्टडी को अभी हम लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया है। थोड़ा बहुत एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दायरा है जो कि छूटा हुआ है। और इसीलिए मैं जब ये टाइटल फ्रेम कर रहा था तो मुझे लगा कि सिर्फ रिलीजन ही नहीं, पूरे फोक हिस्ट्री को, यानी कि लोक इतिहास को, आम जन के इतिहास को फिर से ड्राफ्ट करने की जरूरत है, उसको कंपोज, उसमें नए रंगों को देखने की जरूरत है। और एक्स अच्छा था, वाई अच्छा था, फला डायनेस्टी इतनी महान थी, फला डायनेस्टी इतनी बुरी थी, इससे थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। उसके अंदर किसानों को, कारीगरों को, शिल्पकारों को भी देखना चाहिए।
मैं जब इसके लिए थोड़ा बहुत देख रहा था तो मुझे पीटर बर्ग का बड़ा बढ़िया एक आर्टिकल हाथ लगा, और उसमें उसने बात की है, पीटर बर्ग ने, कि हिस्ट्री और फोकलोर के बीच में एक अजीब सा तनातनी का रिश्ता रहा है, जो कि जिसको कि 3 खंडों में बांट सकते हैं। पहला खंड है जिसमें कि म्यूचुअल एक रैप्रोचमेंट, एक पूरा एक संबंध है जो कि फ्रेजर के समय में देखने को मिलता है। आप जानते होंगे, गोल्डन बाउ नाम की बहुत ही फेमस किताब है और उसने काफ़ी जनरेशन्स को प्रभावित किया है। तो एक समय रहा है प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक, 1920 तक, जिसमें कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट विद इन कोट्स या इथनोग्राफर्स ये भी इतिहास के लेखन में एक तरह का योगदान दे रहे थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और 70s तक के बीच में साइंटिफिक हिस्ट्री का, विद इन कोट साइंटिफिक हिस्ट्री का, वैज्ञानिक इतिहास का बहुत क्रेज बढ़ गया और कहा जाने लगा कि ये लोग बकवास करते हैं, इनकी क्रोनोलॉजी नहीं है, इनका कोई इनके सोर्सेज बाय वेरीफाइड नहीं है, इसलिए हम लोग इनको इतिहास के दायरे में प्रवेश नहीं देते हैं। और फिर एक तीसरा फेज शुरू हुआ है 70 के बाद से, जिसमें कि एक अप्रोचमेंट हुआ है, एक मैंने कहासुनी हो रही है, एक आपस में एक संवाद शुरू हुआ है। और पीटर बर्ग कहते हैं कि आगे का समय जो है वो एज ऑफ होप है, जिसमें कि फोक हिस्ट्री, फोक डायमेंशंस जो है उसको हम लोग मेन स्ट्रीम हिस्ट्री के अंदर भी ला सकते हैं। एक ये बात मुझे कहनी थी कि इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अभी तक जो इतिहास हमने पढ़ा है उसमें सब कुछ सैक्रोसेंट है, पर उसमें ये ओरिएंटेशन जो दिया जा रहा है कि फलावा नहीं फलावा के हम भक्त बनेंगे, ये भक्त बनने की प्रक्रिया छोड़नी चाहिए और अब हमारे भक्त आम जन हो, उसके इतिहास, उनके जीवन के बारे में खोजबीन करनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म का जो उद्गम है उसमें एंसेस्टर वर्शिप बड़ा ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हालांकि हर्बर्ट स्पेंसर ने इस पर बड़ा एक महत्वपूर्ण काम किया था, लिखा था, लेकिन वो स्ट्रीम बहुत आगे चली नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जो साइंटिफिक सोशियोलॉजी, जिस तरह से साइंटिफिक हिस्ट्री की बात चल रही थी, उस तरह से रॉडकिफ ब्राउन, मेलनोवस्की और बाकी लोगों का जो पूरा ट्रेडिशन रहा है, उनके ट्रेडिशन में भी साइंटिफिक एंथ्रोपोलॉजी वाली बात थोड़ी ज़्यादा हावी हो गई, इसीलिए वहाँ भी हर्बर्ट स्पेंसर के काम को थोड़ा दबाया गया, उसको थोड़ा सा लो उसका इवैल्यूएशन है। कार्लाइल ने किताब लिखी थी हीरोज एंड हीरो वर्शिप, उसकी भी चर्चा बहुत कम होती है, हालांकि उसमें थोड़े एलिमेंट्स कम हैं, लेकिन वो एक अच्छा पॉइंट हो सकता था जिसमें कि, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि हम फोक रिलीजन की बात करें या फोक लाइफ की बात करें तो उसमें 2 स्ट्रीम बहुत ही महत्वपूर्ण 2 बिंदु बनते हैं, एक नेचर वर्शिप और दूसरा एंसेस्टर वर्शिप। धर्म के अंदर जो विभिन्न प्रवृत्तियों का निर्माण हुआ है उसमें प्रकृति पूजा और पितर पूजा, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसने कि इस पूरे चीज को शेप किया है। अब मैं प्रकृति पूजा वाले तत्व कभी छोड़ देता हूं, आप लोग बहुत सारे उसके बारे में जानते भी होंगे कि किस तरह से सभी वस्तुओं के अंदर में प्राण है और वो प्राण एक ही है। इससे हम लोगों का जो हिंदू धर्म है वो कितना ज्यादा प्रभावित है, और हर एक चीज के अंदर में आत्मा देखना और आत्मा का नोशन, और वो ट्राइबल रिलीजन्स के अंदर में भी है, पहाड़ और पाट की पूजा होती है, पानी की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, उसको 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है एंसेस्टर वर्शिप, पितरों की पूजा। और पितर ये 2 तरह के हैं, एक तो जो बहुत ही क्लोज होते हैं, जो नजदीक होते हैं, और दूसरा जो कि थोड़े दूर हो जाते हैं। यानी कि जब शताब्दियों तक एक पितर की पूजा कंटिन्यू कर जाती है और उसका ब्रांच फ्लरिश करता है, तो उनको एक अलग स्टेटस मिलता है जो कि रीजनल, या उसको बोलते हैं हम विद इन कोट्स नेशन, एक राष्ट्र जो है उसके प्रतीक बन जाते हैं। तो एक समय का एक कबीले का नायक आगे चलकर संभवतः हो सकता है, ऐसे यदु एक परंपरा थी, यदु परंपरा के अंदर किसी की पूजा होती थी, लेकिन वो इतना उसका विस्तार होता जाता है कि आगे जाकर के कृष्ण का रूप भी ले सकता है, राम का रूप भी ले सकता है। तो एक प्रक्रिया है, कितना लंबा सर्वाइवल है, लेकिन वो प्रक्रिया वही है। शुरू होता है कि मैंने अपने
पिता की अपने दादाजी की पूजा की, और ये और कंटिन्यू चलता रहा, और उसको जितना लंबा ट्रेडिशन बनता चला जाता है उसके हिसाब से उसको बिल्डअप आगे हम लोग देखते हैं कि होता चला जाता है। मैं दो एक छोटे छोटे और बिंदु रखता हूं, और उसके बाद जैसे वैदिक पितर पूजा के बारे में तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। पौराणिक और श्रुति जो है, हम लोग का जो श्राद्ध कर्म होता है मिथिला में, उसके बारे में तो आप ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, और कितनी गंभीरता से लेते हैं हम लोग उसको, कितनी गंभीरता से लेते हैं। 5 साल तक उनका पूरा विधिवत वार्षिक उनका श्राद्ध करना, और श्राद्ध में पूरा चाहे कोई कितना फटेहाल हो, गरीब हो, वो पिंड दान, पिंड बना करके और वो अपने पूर्वज को अर्पित करता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पर 1 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं और हम आते हैं लोक में। ऐसी जातियां जो संस्कृत नहीं बोलती हैं, संस्कृत परंपरा को नहीं रखती हैं, मैंने जो अपना फील्ड स्टडी किया उसमें बड़ा ही रोचक कुछ तत्व मिले, और उनका मैं सिर्फ नाम लेके छोड़ देता हूं, सिर्फ इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। एक होता है मनुख देवा, आपने सुना होगा मनुख देवा। जो ओबीसी फैमिलीज हैं उसमें मनुख देवा का बहुत बड़ा चलन है, और जैसे आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो उसको गैया पूजा भी बोलते हैं। गैया पूजा आपने नहीं सुना होगा, और आप ये आप हम सब लोगों के लिए बहुत ही एक सोच चिंतन का विषय है कि हम अपने ही समाज के किसानों की जिंदगी के बारे में कितना कम जानते हैं। हम अपने को समझते हैं कि हम इतने बड़े पंडित थे, लेकिन हमारे पंडित पूर्वजों ने अपने रैयतों के धर्म को भी समझने की कोशिश नहीं की। जितना देखा उसको एप्रोप्रिएट किया, लेकिन इसके बावजूद भी काफी कुछ रह गया। और ये जो एक पूजा है, गैया पूजा, कुंवर देवी, मनुख देवा, ये 3 कैटेगरीज हैं जिनके बारे में कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये लौकिक पितर पूजा है। वैदिक पितर पूजा के अतिरिक्त लौकिक पितर पूजा है। पर इतिहास से इसका क्या संबंध है? इतिहास से इसका यह संबंध है कि समुदायों ने अपने नायकों को इन कहानियों में, इन पितरों के पूजा में जिंदा रखा है। जैसे बघौत बाबा। बघौत एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें होता यह था कि चारागाहों के अंदर जब बाघ से सामना होता था और उसमें बाघ के लोग शिकार हो जाते थे, तो उनके बारे में कई किंवदंतियां चलती थी। वो बाघ से 24 दिन तक लड़ते रहे, और ये हुआ और वो हुआ, और वो एक साहस देता था। चारागाहों के अंदर एक अपने नायक को क्रिएट करते थे। तो मैं इनको देता हूं नायकों की पूजा की श्रेणी यदि बनाए तो कई प्रकार के नायक हैं। बंद करूं मैं? अच्छा ठीक, तो 2 मिनट। तो ये बघौत बाबा चारागाहों के नायक हैं। इसी तरह मैं एक सिर्फ नाम लेता हूं, बसावन बख्तौर, वैशाली के पास है। बसावन बख्तौर, बसावन एक ऐसा नायक था जिसने कि अपने यहाँ की डोला प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया था। ये डोला प्रथा क्या होता है जानते हैं? जब शादी होती थी तो उस इलाके के जमींदार जो थे, वो जिसकी भी शादी हो उसकी पत्नी को पहली रात अपने यहाँ रखेंगे। उसको डोला प्रथा कहा जाता है। डोली पहले उठ करके जमींदार के यहाँ जाएगा। उस इलाके में था और उसके खिलाफ उसने संघर्ष किया। बसावन बख्तौर का मिथक है। ये जो है ये सामंत विरोधी नायक है। इसकी पूजा होती है, इसके मंदिर हैं, इसको गुड़ चना चढ़ता है, इसके खास दिन हैं जिनको कि उनका अपना अलग ये कहता है। इसी तरह व्यापार मार्गों के नायक हैं, जिसमें कि मैं एक नाई समुदाय के अंदर एक देवता है फेकुराम। फेकुराम भारत और तिब्बत के बीच में जो व्यापार होता था मोरंग के रास्ते, उस रास्ते का नायक था। और जब भी ये लोग चलते थे, एक तो नाई समुदाय के तो नायक हैं ही, पर वो जो कारवां चलता था उसमें वो लोग फेकुराम से ये की पूजा करते थे कि हमको सुरक्षित अपने स्थल पर पहुंचाना। तो वो एक व्यापार मार्गों के नायक हैं। इसी तरह दीना भद्री का नाम शायद आपने सुना होगा, ये थोड़े ज्यादा चर्चित है। दीना भद्री को मैं कहता हूं कि ये सघन वन के नायक हैं। आप इनके मिथकों को जरा पढ़िए तो पता चलेगा कि किस तरह कटैया वन में इसका बहुत दुर्दांत इसकी मौत होती है। और ये लुल्ली बाघिन, मैं इसका इस जो सिंबोलिज्म है इससे बड़ा ही प्रभावित हूं। बाघिन तो बाघिन, लुल्ली बाघिन, उससे मारा जाता है बेचारा, उसको ठगा जाता है। और इस तरह की बाघिनें जो हैं वो नायकों के प्रति एक जो काउंटर पॉइंट है वो बनते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मिथक है लुल्ली बाघिन का, जो कई बार
आपको लोक कथाओं में सुनने को मिलेगा। इसी तरह जल मार्गों के नायक हैं केवल सिंह, अमर सिंह और कई हैं। दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये जो रूट था, ये प्राचीन काल में यहाँ से लेकर जावा सुमात्रा तक की यात्रा होती थी। और यहाँ आप देखेंगे कि हमारे यहाँ मलाह समुदाय बहुत मजबूत है, ऐसे नहीं है। ये मलाहों का ही इलाका था जिसमें कि हम लोग शायद बाद में आए। और उनके जो देवी देवता हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जल मार्गों को लेकर जो वर्चस्व की लड़ाई होती थी, बहुरा ठाकुराइन का नाम सामने आपने सुना होगा। बहुरा ठाकुराइन को बाद में डाइन का दर्जा दिया गया, जोगनी का दर्जा दिया गया, लेकिन वो एक तरह से वॉरलॉर्ड थी। और वो बखरी जो जगह है बेगूसराय में, उसका जो जहां मुहाने पर गंगा में मिलती है बाकी कई नदियां, उसको वो कंट्रोल करती थी और इसीलिए उसके साथ संघर्ष हुआ था। और इस इलाके में कई मिथक हैं, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा फील्ड वर्क किया है तो उसमें मुझे ये देखने को मिला। इसी तरह एक नायकों की कैटेगरी है आत्मघाती नायक, जो कि अपने ही को सुसाइड करता है या विक्टिम होता है। और आप अक्सर पाएंगे, काशी बाबा का नाम आपने यदि सुना होगा, काशी बाबा उसके एक उदाहरण है, जो कि एक तरह से मवेशियों के देवता भी हैं। और हमारे गांव में भी जो यहाँ ब्रह्मस्थान है, आप ज़्यादातर ब्रह्मस्थान के बारे में सुनेंगे कि कोई ऐसे ब्राह्मण थे जिनको कि कोई दुख पहुंचाया किसी ने या परिवार के लोगों ने नहीं सुना तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, पेड़ से लटक गए, ये हो गया वो हो गया। और उन्होंने स्वप्न दिया कि मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे यदि तुम पूजा दो तो तुम्हारा कल्याण होगा। ये एक अलग पूरा एक ये है। तो इस तरह से सती नायिकाएं, रुष्ट नायिकाएं, कुंवर देवी की कैटेगरी है। कुंवर देवी ऐसी देवियां हैं जो कि अविवाहित मर जाती हैं और उनको टिकुली सिंदूर चढ़ाया जाता है। और अब यदि खोजबीन करेंगे तो आपको कई परिवारों की कुल देवी के रूप में ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो कि जिनकी शादी नहीं हो पाई थी, और फल्ला बुआ और ये बुआ, और वो बेसिकली कुंवर देवी हैं जो कि कुमारे मर गए। माना जाता है कि इनकी अतृप्त आत्माएं परिवार को परेशान कर सकती हैं, इसलिए। पर इन सभी कहानियों में इतिहास के अंश हैं। और यदि आम जनता का इतिहास लिखा जाना है तो आर्कियोलॉजी में उतना नहीं मिल पाएगा। आर्कियोलॉजी मतलब कि स्कल्पचर में शायद नहीं मिल पाएगा। स्कल्पचर रिसोर्स इंटेंसिव होता है और इसीलिए उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो इलीट करता है और उसको शेप करता है। हो सकता है मुझसे असहमति भी हो। मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं इस विषय पर और भी विस्तार से बोलने के लिए आपके सामने आऊँगा। पर मुझे लगता है कि इतिहासकारों की नई पीढ़ी को फोकलोर, फोक ट्रेडिशंस पर भी काम करना चाहिए। एक बहुत रिच सोर्स हो सकता है। सिर्फ पौराणिक मिथकों पर काम नहीं कीजिए कि सीधे स्कंद पुराण और फल्ला पुराण लेकर के बैठ गए और उसमें जो दर्ज है सिर्फ उसी को हिस्ट्री का एक सोर्स माने। लोगों से जाइए, मिलिए, बात कीजिए, उनकी कहानियां अभी भी दर्ज कीजिए और उसमें से इतिहास निकालिए। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो मैं जवाब। 5 से ज्यादा हो गया, आज्ञा हो तो छोड़ दूं, बिल्कुल एक शब्द ना बोलूं, पर 2-4 बात कहना अत्यावश्यक है। पहली बात जहां से मैंने शुरू की थी कि मैं आभारी हूं कि मुझे आपने ये सम्मान आज दिया। पर दूसरी बात जो ज्यादा और बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये कि 8 पत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें संभवतः 3 के प्रस्तुतकर्ताओं ने स्वयं स्वीकार किया कि ये प्रिलिमिनरी स्टेज में है, इसको वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस प्रिलिमिनरी स्टेज में भी वो प्रशंसनीय हैं क्योंकि उनके हाइपोथेसिस बहुत ही सुदृढ़ हैं। शेष जो पत्र बचे, और ये 3 पत्र भी, यानी 8 पत्र, मैं कह सकता हूँ कि ये सारे के सारे क्वालिटी पेपर हैं। क्वालिटी पेपर इन द सेंस कि एज Pradeep Kantji was just telling us that we should not limit ourselves to dynastic histories, to histories of the kings and the monarchs and the feudal lords and others, but the common people,
So all these papers, about the first paper I had already said that this paper has changed the very perception about Mithila, that Mithila is not as new as 6th century or 7th century BC, but it's all old as 3rd millennium BC or even older, if excavations are carried out in, say, Kopagar and other areas that he pointed out, Vijay Kumar Chaudhary pointed out. Sushant's paper, I also pointed out that it was very good, only that he had to pinpoint what were the local characteristics of that art. आर्ट मतलब सिर्फ मूर्तियाँ नहीं, आर्ट मतलब सिर्फ चित्र नहीं, म्यूजिक का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कर्नाटक शासन काल में, और कर्नाटक शासकों ने एक तरह से मिथिला को दूसरा जन्म दिया है। मिथिला का स्वरूप ही बदल जाता है। जनक वंश समाप्त हो गया, कराल जनक के बाद से जनक वंश समाप्त हुआ और मिथिला एक तरह से बज्जी गणतंत्र के अधीनस्थ हो गई। बल्कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहूँ कि जनक वंश के बाद किसी एक पेपर में कहा गया कि यहाँ के संप्रभु राजा, कोई संप्रभु राजा कभी नहीं हुआ यहाँ, चाहे उनका नाम राजा हो, महाराजा धीराज हो, कुछ भी हो, वो सब के सब जमींदार थे, करद थे, किसी न किसी बड़े शासक को टैक्स पे किया करते थे। संप्रभु अगर कोई राजा था तो वो सिर्फ जनक थे। और इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की बात जब कर रहे थे मिथिलेश जी, और उन्होंने भी कहा कि उनका पेपर अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, तो मैं चाहूँगा कि ये ट्रेडिशन जनक काल की है, ये परंपरा जनक काल की है, याज्ञवल्क के ज़माने से। बल्कि मुझे एक जगह ये रेफरेंस मिला है और फिर से मैं ढूंढ रहा हूँ उस रेफरेंस को, बहुत दिनों पहले मिला था, कोई 40 साल पहले, पर वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है कि याज्ञवल्क से सूर्योपासना में दीक्षित होकर कोई नारी समुद्र यात्रा करती है। कहाँ जाती है ये पता नहीं है, ये एक जगह मिलता है। और उधर इजिप्ट के सोर्सेस में मिलता है कि एक नारी आती है, पता नहीं कहाँ से आती है, इजिप्टोलॉजिस्ट डू नॉट नो कि वो कौन है, कहाँ से आई, लेकिन वो महारानी बन जाती है, शादी हो जाती है महाराज से उसकी, और उसका बेटा एमनहोटेप अखनाटन के नाम से सूर्य क्रांति कर देता है इजिप्ट में। तो मैंने एक जगह आर्ग्यू करने की कोशिश की थी कि हम अगर भारत को आइसोलेट करके देखते रहेंगे तो शायद हम सच्चाई में ना पहुँचे, क्योंकि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं इजिप्ट से लेकर भारत तक, इजिप्ट मान लीजिए अफ्रीका में है, लेकिन उसका हिस्सा तो कुछ एशिया में भी पड़ ही जाता है, और एशिया की सीमा तो उसको हम मान ही सकते हैं। तो पश्चिम में इजिप्ट, थोड़ा और पूरब बढ़िए तो दजला फुरात, टाइग्रिस यूफ्रेटिस, इराक, और थोड़ा पूरब बढ़िए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, और थोड़ा पूरब बढ़िए तो गंगा। इन सभ्यताओं में कौन सी सभ्यता पहले आई, आप अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर साबित करते रहिए कि गंगा पहले या इजिप्ट पहले, उसको उससे कोई बहस नहीं है। मेरी बहस इस बात से है कि मैं पूरे एशिया को एक यूनिट के तौर पर देख रहा हूँ, जहाँ सिर्फ एशिया में और कहीं सभ्यता नहीं पनप रही है। पश्चिम में कहीं उन दिनों कोई सभ्यता नहीं थी, और यहाँ एक साथ 3-4 जगहों पर सभ्यताएं हैं। कोई 500 साल पहले आया होगा, कोई 1000 साल बाद आया होगा, लेकिन एक साथ है। और इन तमाम सभ्यताओं में परस्पर एक दूसरे के साथ विचार विनिमय है, वास्तु विनिमय है, लेन देन है, सब तरह की बातें हैं। तो ये बड़ी बात थी, तो सोच में ये परिवर्तन लाना होगा। तो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री हमको वहाँ से लेकर निकलना होगा, तभी हम सही स्थान निर्धारित कर पाएंगे चंडेश्वर का, कि उनका क्या स्थान बनता है जब वो पॉलिटिक्स और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा उस इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री का अलग से हम कोई स्थान नहीं बना पाएंगे।
या बना सकते हैं, मैं ऐसा नहीं ऐसा कहना मेरे लिए गलत होगा, पर वो जोड़ देने से शायद ज़्यादा बड़ी बात निकल कर आ पाएगी कि एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन मिथिला को जनक याज्ञवल्क्य के ज़माने से जो आज के जो आर्कियोलॉजिकल पेपर था विजय चौधरी का, उसके बेसिस पर पता नहीं कितने वर्षों पुरानी चीज़ होगी, कोई अभी तक तो लोग मान ही नहीं रहे थे, कहते थे मिथक है। पर मिथक कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो आसमान से उतरती है। मिथक इतिहास की परिस्थितियों की ही उपज होती है। तो ये हमें उन मिथकों को अपना स्रोत, एग्जैक्ट स्रोत नहीं भी, लेकिन क्रॉस टेस्ट के लिए दूसरे स्रोतों के साथ रखकर अगर हम देखें तो शायद उसमें से बड़ा इतिहास निकाल पाएंगे। और अगर मिथिला का इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री लिखा जा सका तो आइडेंटिटी के सिलसिले में जो सवाल उठ रहे थे कि मिथिला ब्राह्मणों की या सबकी, मिथिला सिर्फ मैथिली बोलने वालों की या सबकी, अरे मिथिला कभी सिर्फ संस्कृत बोलने वालों की थी, कभी सिर्फ अबहट्ठ बोलने वालों की थी, कभी सिर्फ मैथिली बोलने वालों की रही। आज भी ये ठीक है कि अगर मिथिला राज्य बन गया तो वर्चस्व उसका हो जाएगा जो बहुसंख्यक होगा, प्रजातांत्रिक समय है। तो उसकी बात सोचे बिना मिथिला बनना चाहिए कि नहीं, अगर राज्य बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए? भाषा के कारण कभी राज्य सिर्फ नहीं बन सकता है। आपको शायद मालूम हो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाना ही इसलिए पड़ा क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने बार बार वादा किया था कि हम भाषाधार राज्य बनाएंगे जब हमारा राज्य बनेगा तो। लेकिन जब 1953 शायद कमीशन बनाया गया तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं कहा कि भाषा कोई आधार नहीं हो सकती है राज्य बनाने की। तो भाषाधार राज्य बने जहां आवश्यक है, नहीं है तो नहीं बनेगा। झारखंड की बात आई आइडेंटिटी के ही सिलसिले में कि झारखंड वाले अचानक बिहार से अलग क्या हुए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बिहारी गलत हैं, बिहारियों को गाली देना शुरू किया। पर फैक्ट ये है कि 1857 से पहले 1853-54 में जो संताल हूल हुआ है वो किसके खिलाफ हुआ है? जिसको वो दीकू कहते हैं। दीकू माने आरा छपरा भोजपुर से गए हुए जो महाजन थे, सेठ थे, जो उनको ये क्या कहते हैं सूद पर पैसे देते थे और उनकी जमीन जायदाद लिखवा लेते थे। तो बाहर वालों के लिए उनका विरोध आज नहीं शुरू हुआ है जब वो बिहार से हुए हैं। वो बिहार से अलग सब दिन होना चाहते थे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने सिर्फ ये कह करके उनके डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। एक तो उनका डिमांड था जिसकी चर्चा आपने की कि उड़ीसा, बंगाल और बिहार सब जगह जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उनको मिलाया जाए। तो उनका ये अब संभव नहीं है कि उड़ीसा से भी ले लें, छत्तीसगढ़ से ले लें, छत्तीसगढ़ तब नहीं था, मध्य प्रदेश से ले लें, बंगाल से ले लें, ऐसा नहीं हो सकता है। अब आप अपने इतने ही से संतुष्ट होइए। लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ने एक कदम आगे बात कही थी झारखंड वालों से कि आपके पास जो इतने रिसोर्सेस हैं, बिहार वालों ने कभी क्या आपका रिसोर्सेस लेके अपना भोग किया? या आपके यहाँ स्कूल दिए, कॉलेजेस दिए, यूनिवर्सिटीज दी, तरह तरह के इंस्टीट्यूट्स दिए, माइनिंग के इंस्टीट्यूट और इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट और क्या क्या नहीं दिए? तो दोनों मिलके एक संतुलन के साथ रहिए। अलग हो जाइएगा तो दोनों में से किसी का भी वजूद रहेगा नहीं। अब वो कितना प्रॉफिटिक थे वो तो हम देख रहे हैं, प्रॉफिटिक नहीं थे शायद, दोनों अलग अलग भी ठीक है, रह सकते हैं। सुशासन चाहिए, नाम के लिए नहीं, काम के लिए। अनामिका जी वुमेन हिस्ट्री पर बराबर काम करती रही हैं, मैंने पहले भी कई बार इनको सुना है। और जिस चीज़ के बारे में कह रहे थे अंतिम पेपर में प्रदीप कांत जी, कि ऐसे जो वंचित वर्ग के लोग हैं, औरतें हों, छोटी जातियों के लोग हों, तथाकथित छोटी जातियों के लोग, अब तो छोटी जाति का लोग सबसे बड़ा ब्राह्मण ही है शायद, जिसको कोई रिजर्वेशन कहीं नहीं है। पहले सबसे उसका रिजर्वेशन हुआ करता था कि आइए आप ही बैठिए, सबसे पहले आपकी पूजा होगी। बेचारा मारा गया। तो जो भी हो,
तो जो वंचित रह गए समाज से, ऐतिहासिक रूप से मान लिया है हम लोगों ने कि वो वंचित रहे, तो ऐसे तमाम लोगों का इतिहास लिखा जाना चाहिए। और अनामिका जी बहुत शिद्दत से, अभी आज तो उन्होंने बिल्कुल कॉन्टेम्प्ररी इशू को लेकर बात की, लेकिन हिस्टोरिकली भी 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में औरतों को ये एम्पावर करने के लिए क्या काम किए जाते थे, अथवा दूसरे तौर पर उन्होंने ये जांचने की कोशिश की, औरतें रहती थी घर में, लेकिन अगर उनके काम के वैल्यू को निकाला जाए, पैसों में बदला जाए, तो वो कितना कीमती हो जाएगा, कितने पैसे का होगा, ये कोई पुरुष करके देखे तो ये काम भी बहुत ही अच्छा था। फिर सुनीत जी की चर्चा तो हम कर चुके हैं। आइडेंटिटी पर जब भी आप काम करते हैं तो समस्या खड़ी होगी ही, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति की एक ही आइडेंटिटी हो ही नहीं सकती है। और अगर एक व्यक्ति की नहीं होगी तो उसके ग्रुप की नहीं होगी, उसके परिवार की नहीं होगी, उसके समाज की नहीं होगी। मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं शिक्षक भी हूँ, मैं पूर्णिया जिले का रहने वाला भी हूँ, गंवार भी हूँ, बहुत सारी बातें भी हो सकती हैं। तो एक व्यक्ति की कोई एक ही आइडेंटिटी नहीं होती है, अनेक आइडेंटिटी हो सकती है। संजीव जी जो काम सोच रहे हैं वो बहुत दिनों से मैं भी सोच रहा हूँ, और इसलिए मैं शेयर करना चाहूँगा बाद के दिनों में उनसे, जब भी कुछ कर पाऊँगा तो। पर मैं आपको इसमें दो सलाह दे सकता हूँ। एक तो आर्काइवल मटेरियल आपको दरभंगा में उपलब्ध है, या अवनिंद्र जी से आप अगर मिलेंगे तो इस पर इन्होंने बहुत सारा काम किया है, ये आपको बता सकेंगे। एक तो विलेज नोट्स, जिस पर ये तेजकर जी के पिताजी स्वर्गीय हेतकर जी और मेरे मित्र, उन्होंने कुछ काम किया था। उनसे भी पहले वो कौन है सारन पर जिन्होंने लिखा है, आनंद यांग, उन्होंने बहुत काम किया। तो वो विलेज नोट्स में आप जाके देखिए कि आपके गांव के बारे में क्या लिखा है। और फिर विलेज नोट्स कैडेस्ट्रल सर्वे जब हुआ था उस समय में लिखा गया, उसके पहले के दिनों में और उसके बाद के दिनों में राज की ओर से बहुत सारे काम होते थे और रिकॉर्ड रखे गए हैं। उन रिकॉर्ड्स को निकलवा के पर्टिकुलरली अपने गांव के संदर्भ में आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली आपको बहुत सारी बातें एस्टेब्लिश्ड दिखाई पड़ेंगी। और फिर जिस चीज़ की बात आप कर रहे थे वो ओरल हिस्ट्री, जिसकी चर्चा प्रदीप कांत जी भी कर रहे थे, कि लोगों से मिल के पूछिए। लोग कहते हैं कि नहीं फलना हाजरा था, दामाद था, तो उसको तो सम्मान देंगे ही, आदि आदि। तो ये लोग जो कहते हैं तो कहते चले आ रहे हैं, वो आज कहना शुरू किया है ऐसा नहीं है। अब जैसे चूहरमल हीरो है मिथिला में, और वही चूहरमल मोकामा में जाइए, सॉरी मिथिला में विलेन है, और मोकामा में जाइए उसको हीरो की तरह वर्शिप किया जाता है। तो एक ही व्यक्ति एक जगह विलेन है और एक जगह हीरो है, क्यों, कैसे? आपके गांव में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। आप जब सिंगवाड़ गांव की बात कर रहे थे तो गनीमत है कि आपने कुछ कहा नहीं। मेरी दिक्कत हो जाती, मेरी ससुराल वहां है। अच्छा, एनीवे वो तो ऐसे ही कहा। तो विलेज हिस्ट्री के लिए मैं दूसरी चीज जो कहना चाह रहा था वो ये, आपने शायद सुना हो नाम, क्या नाम है, कॉन, बर्नार्ड एस कॉन, COHN, apologist, ये anthropologist, a historian amongst anthropologists, something like this। उन्होंने एक लेख भी लिखा है, तो उनके बहुत सारे लेख संग्रहित हैं। पर बनारस के क्षेत्र में अनेक गांवों को उन्होंने ओरल हिस्ट्री के जरिए पैदल चल चल कर लोगों से पूछ करके जानने की कोशिश की। कोई चमार है, कोई दुसाध है, कोई कुछ है। एक चमार का तो विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है, वो एक मॉडल के तौर पर काम कर सकता है, उसको देखने की कोशिश की जा सकती है। अब लगता है मैं सभी पेपर पर बोल गया, सिर्फ विद्यानाथ जी की पेपर पर नहीं। अगर बॉटनी पर बोलने की ताकत होती तो हिस्ट्री पढ़ता ही क्यों। लेकिन आपकी बात स्वीकार्य है कि हमारे पौधे, हमारे पेड़, इन्होंने मिथिला की संस्कृति को
बनाया है, संवारा है। आपने उदाहरण दिए, अच्छे उदाहरण दिए। हमारे इलाके में एक कहावत है, कोई लड़का या कोई भी घर से नाराज हुआ और चला सुसाइड करने कि नदी में डूब के आज जान दे देंगे। कुछ देर बाद लोग गए कि आखिर क्या किया उसने, तो देखते हैं नदी किनारे एक कतरा के झाड़ को पकड़ के वो चिल्ला रहा है, छोड़ कतरा, मुझे डूबे दे, कतरा मुझको छोड़ो, मुझे डूबने दो। तो आप इससे भी मान तो समझिए कतरा का कि वो बचा रहा है, वो नहीं होता तो वो डूब मरता उसमें भी। तो आपके पेपर पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आप जिस तरह से वनस्पति शास्त्र के माध्यम से हमारे इतिहास को और विशेष रूप से हमारे क्षेत्रीय इतिहास को समृद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, वो प्रशंसनीय है। तो मैं एक बार फिर से 8 पेपर प्रस्तुत करने वालों को अपनी बधाई देता हूँ। मुझे सारे ही पेपर्स में एक चीज दिखाई पड़ी कि आप कहीं से भी बंधे नहीं हैं। प्रदीप कांत जी जिस बात को चतुराई से कह रहे थे, जिस बात पर जमाना पहले, आज से 50 वर्ष पहले कि 40 वर्ष पहले, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं श्रीस बाबू से बात कर रहा था कि डेरिडा ने क्या लिख दिया, डिकॉन्स्ट्रक्शनिज्म। अब लोग ढूंढने लगे कि टेक्स्ट में छुपी हुई बात कहाँ पर है। मैंने टेक्स्ट को डिकॉन्स्ट्रक्ट करने के तरीके में छुपी हुई बातों को लोग ढूंढने लगे। तो डेरिडा तो अपनी जगह पर रह गए। बात आगे बढ़ गई 1960s में, जब एपिस्टीमोलॉजी के नए नए रूप हमारे सामने आने लगे। ज्ञान कैसे प्राप्त की जाए, किसी चीज का नॉलेज कैसे प्राप्त किया जाए, इसको समझने के लिए नए नए चीज आने लगे। कंस्ट्रक्शनिज्म, पोस्ट कंस्ट्रक्शनलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी पोस्ट पोस्ट लगाते चलिए और शब्दों का अर्थ बदल दीजिए और सारे इतिहास को पलट देने की कोशिश कीजिए। इतिहास का लेखन प्रतिदिन जो नया इतिहास लिखा जाता है वो नया इतिहास होता है। हर लेखक अपने ढंग से लिखता है, तो इसी इतिहास का पुनर्लेखन का कोई अर्थ नहीं है। वो होता रहा है, होता रहेगा। अर्थ इस बात का है कि आप जब लिख करके देते हैं तो आपने किन स्रोतों को ग्रहण किया, वो कितने अकाट्य हैं, और उसके आधार पर आप समाज को ग्राह्य होते हैं, पाठक वर्ग को ग्राह्य होते हैं। तो ऐसे सेमिनार के माध्यम से हमारे लिए अधिक उपकार की बात यह होगी कि हम ग्राह्य इतिहास जितना प्रस्तुत कर सके। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा ही बोल गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सम्मान देने के लिए, और मैं हर तरह से आ सकने में समर्थ रहते हुए भी अगर आया तो सिर्फ स्नेह, इस स्नेह का तिरस्कार नहीं कर। अब मैं प्रोफेसर श्रीश चौधरी जी को एक बार यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र जी और श्री अवनींद्र जी को के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। और